नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर के बाद बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर टारगेट अलग अलग लेवल पे आए हुए हैं। एक एक टारगेट को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते, लेकिन हम केवल एक टारगेट को पकड़ेंगे और उसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो टारगेट अचीवेबल है या नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो चलिए 1 मिनट के लिए हम टारगेट दिखा देते हैं आपको। CLSA ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट 45% ऊपर 560 रुपये पर दिया है। इसका मतलब बहुत बड़ा है। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि 560 का टारगेट क्यों दिया CLSA ने, और अन्य जो ब्रोकर्स हैं वो भी एक बड़ा बड़ा टारगेट दे रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण समझेंगे, HDFC बैंक से कंपैरिजन भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो लाइक कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ जो हमको देखना है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देखना है। पिछले 5 दिन का जब आप चार्ट देखोगे, यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई देगी। ये 4 दिन की जो रैली आई, ठीक है, ये 4 दिन 5 दिन की जो रैली आई, इस रैली में मार्केट का योगदान था, ठीक है। उसके बाद जो ये गैप अप हुआ और स्टॉक ऊपर जाकर सस्टेन कर पाया, यहाँ पर इनके रिजल्ट का योगदान था। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। अभी रिजल्ट में ऐसा क्या खास था कि स्टॉक इतना ऊपर भाग गया? रिजल्ट में ऐसा कुछ खास नहीं था। बहुत चीज़ें इन्होंने हैंडल करी और वो हमको रिजल्ट में साफ साफ दिखाई भी दिया कि किस तरीके से हमारे सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रिजल्ट को पेश किया, किस तरीके से अपने NPAs को कंट्रोल किया। मैं फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत डीप नहीं जाना चाहता, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा फायदा होता नहीं है। बड़े लोगों को, बड़े बैंकरों को ये सब काम करने दीजिए, वो अपना एनालिसिस करके बैठे रहें। हमें स्टॉक के प्राइस से मतलब है, और मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं कि आपकी कंपनी कमा कितना रही है, किस तरीके से पिछली कंडीशन को डेवलप कर रही है, पिछली कंडीशंस को वो किस तरीके से टैकल कर रही है। इन सब चीज़ों को जब आप समझ जाओगे, बस आपको और कुछ नहीं जानना है। समझाने को कुछ भी आपको समझाया जा सकता है कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो क्या होता है, लेकिन एक बात समझिए कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको कैपिटल एडिकेसी रेशियो समझना है तो क्या लेकर जाओगे कि इंडिया में इस बैंक का अगर कैपिटल रेशियो खराब हो जाएगा तो सोचिए इंडिया चल पाएगा? नहीं। तो यहाँ पर उसको आप एक बार के लिए नेगेटिव पॉजिटिव मत देखा कीजिए, ये देखा कीजिए कि बैंक जहाँ पर चल रहा है उसको जस्टिफिकेशन क्या दे रहा है। जैसे कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 400 पे आया है, उसमें उसको मतलब इस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए रिजल्ट में ऐसा क्या था जो इतना भाग गया। तो मैं कहता हूं अगर आप सिंपली रिजल्ट देखते और मैनेजमेंट की कमेंट्री ना सुनते ना पढ़ते तो आपको कभी ये ना मतलब जस्टिफिकेशन लगता कि क्यों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना तेज़ी से भाग गया, 20% 25% क्यों भाग जाता है। लेकिन जब आप अन्य डायमेंशंस को खोलोगे, देखने की कोशिश करोगे, तब आपको समझ में आएगा। मैं कुछ 2 बातें डिस्कस करूंगा। इसको कंपेयर करूंगा HDFC बैंक से भी, क्योंकि इनका भी रिजल्ट धमाकेदार आया था, लेकिन जितना ये भागे हैं उससे बहुत ज़्यादा भाग गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कारण आप जानकर दंग रह जाओगे। तो चलिए कारण जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे। मैं नेट NPAs की बात करता हूं। नेट NPA मतलब क्या होता है? जो इनका NPA हुआ और उसमें से जो प्रोविजनिंग इन्होंने की, ये प्रोविजनिंग माइनस हो जाती है। इसके लिए आप अन्य वीडियोज़ को देख सकते हो हमारी बैंकिंग सेक्टर पर, जिससे आप समझ जाओ ये प्रोविजनिंग क्या होती है। ग्रॉस NPA में से जब प्रोविजनिंग हम माइनस कर देते हैं, हमारे सामने आ जाता है नेट NPA। और इसी पे मैं कंपेरिजन करना चाहता हूँ। 1.23% इनका नेट NPA आया है। हम दूसरे एंगल को अभी यहाँ किनारे कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि आप अभी NPAs नहीं घोषित कर सकते हो, अपने कुछ बिजनेसेस को सर्वाइव करने दीजिए जिन लोगों ने आपसे लोन लिया है, उस चीज़ को मैं अभी किनारे रख रहा हूँ। इसको समझते हैं। पिछली बार से बहुत ही बेहतरीन इंप्रूवमेंट हुई है। प्रॉफिट वगैरह जो ऊपर नीचे हुआ है उसको मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, वो मैंने रिजल्ट में डिस्कशन किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, नेट NPA पिछले 3 क्वार्टर में लगातार बहुत ही बेहतरीन, पिछले साल के इस क्वार्टर में 2.25% के आसपास नेट NPA था, जो कि अब घटकर 1.5% से भी कम हो गया है। टू बी प्रिसाइज 1.23% हो गया है, जो कि बहुत बेस्ट पॉजिटिव नंबर है। मैनेजमेंट की कमेंट्री आग लगा रही है इनके स्टॉक प्राइस में। अब चलते हैं थोड़ा सा HDFC बैंक के चार्ट पर और कुछ बातें हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर अगर आप नेट NPA देखोगे तो शायद चौंक जाओ, क्योंकि इतना कम नेट NPA 0.09%, मतलब 0.1% भी इनका नेट NPA नहीं है। नेट NPA क्या होता है मैंने बताया, ग्रॉस NPA माइनस जो इनके प्रोविजनिंग की बैंक्स जो प्रोविजनिंग करते हैं, ठीक। ये भी लगातार पिछले साल के इस क्वार्टर में बहुत 0.5% के आसपास था नेट NPA। जस्ट पिछले क्वार्टर में जितना था उसका भी हाफ कर दिया गया इस वाले क्वार्टर में। ये है HDFC बैंक, ठीक है, टॉप क्लास का बढ़िया ब्लू चिप बैंक। इसकी कोई तुलना ही नहीं है बैंकिंग सेक्टर में। ये हो गए कोटक महिंद्रा बैंक हो गए, लेकिन यहाँ पर HDFC बैंक एक जायंट से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक और बड़े जायंट से, एक सरकारी है एक प्राइवेट है। हमको एक चीज़ देखनी है यहाँ पर कि इनके जो प्राइस में डिफरेंस है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक चल रहा है 1600 रुपये पे, एक चल रहा है 400 रुपये पे, 4 गुना ज़्यादा अंतर है। क्या HDFC बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 4 गुना ज़्यादा कमाता है? उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक शेयर पे कितना कमाए हैं, और क्या अगर यही चीज़ आगे जारी रहती है, जैसे कि 5.8 रुपये
ये कमाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक शेयर पे, याद रखिएगा। और 15.9 रुपये कमाया है कितने, 15.9 रुपये कमाया है एचडीएफसी बैंक ने एक शेयर पे। तो हम इसको जरा सा कैलकुलेट करेंगे, 15.9 को हम 16 भी मान लें तो इंटू 4 अगर हम करते हैं तो ये साल भर की कमाई कितनी कर लेते हैं, 64 रुपये की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 64 रुपये की कमाई हो जाती है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे वापस आते हैं। मैं इसको 5.8 को 5.5 ही मानूंगा, 5.5 ही मानूंगा, 5.5 ही मानूंगा। ठीक, इंटू 4 अगर कर देता हूँ, 5 गुणे 4 जब हम करेंगे तो 20, 5 गुणे 4 जब हम करेंगे 20, तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, याद कीजिएगा मैंने क्या कहा था कि क्या इनसे ये 4 गुना ज़्यादा जो शेयर प्राइस है उसको ये जस्टिफिकेशन देते हैं। तो अगर आप इंटू 4 इसको करोगे, जो इनका प्राइस है, क्योंकि प्राइस इनका काफ़ी ऊपर है, ठीक, ये हो जाएगा 88 रुपीज़। ठीक है, 88 रुपये, 88 रुपये की कमाई आ जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर इतने प्राइस पे ये होते। मतलब कि बात आप समझिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 400 रुपये का होने के बावजूद आपको 20-22 रुपये कमा कर दे रहा है, और एचडीएफसी बैंक 1600 पे है और वो आपको 64 रुपये साल का कमा कर दे रहा है। तो आपको ये स्टॉक बिल्कुल सस्ता लगेगा। अब ये सस्ता क्यों अवेलेबल है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, मैं जैसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि आप 1600 रुपये खर्च करके 64 रुपये कमाना चाहते हो या 400 रुपये खर्च करके 22 रुपये कमाना चाहते हो, हर किसी का जवाब होगा यही 22 रुपये वाली कंपनी। लेकिन बाजार में एचडीएफसी बैंक क्यों लोग खरीदते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं खरीदते? क्या जो ये पीएसयू सेक्टर का है इसलिए, क्या जो अन्य रेशियोज हैं उसके लिए? जी हाँ, पीएसयू सेक्टर और मतलब जैसे कि आप आईआरसीटीसी को देखो, वहाँ पर बढ़िया डिमांड आएगी आने वाले समय में, बहुत आगे जाएगा स्टॉक। कुछ पीएसयू सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर सरकार अपना होता है ना कि अपने दिक्कतों को थोप देती है लाकर, तो ऐसे सेगमेंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आता है। बैंकिंग सेगमेंट है और इन्हीं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। यस बैंक से भी रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो डाली थी, इनके ये किस तरीके की कमेंट्री कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन अभी समझिएगा कि 400 जो कि इतना बड़ा प्राइस मोमेंटम आ जाने के बाद, मैं कह रहा हूँ अभी ये स्टॉक 300 का था, 300 से 400 हो गया है, और 400 पे भी ये एचडीएफसी बैंक से बहुत ज़्यादा सस्ता अवेलेबल है। और अगर आप मतलब देखना चाहो तो 88 में से जब आप 64 माइनस करोगे तो आपको लगभग 24 रुपये का अंतर दिखेगा, और ये अंतर बहुत बड़ा होता है। प्राइस टू अर्निंग जब आप कैलकुलेट करोगे बहुत बड़ी चीज़ें आपको दंग कर जाएंगी। अब आप समझिएगा बाजार में क्यों नहीं खरीदते हैं लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक, सिर्फ इसको देखकर कि इनका नेट एनपीए कम है। जी हाँ, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। किसके लिए, किसके लिए ये पॉजिटिव फैक्टर है? एचडीएफसी बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए, कि वो नेट एनपीए को अच्छे से टैकल कर पाते हैं, प्रोविजनिंग अच्छे से कर पाते हैं। और नेट एनपीए देखिए कंट्रोल में तभी रहेगा जब आपके जो ग्रॉस एनपीए हो रहे हैं वो आप समझ बूझ कर, मतलब आपने, चलिए मान लेता हूं कि ये 10 बंदों को मैंने लोन दे दिया, ठीक है, जो भी 10 बंदे थे, मैंने जब इनको लोन दिया मुझे पता है कि इनमें से कुछ परसेंटेज जो हिस्टोरिकल डेटा है उससे मैं निकालता हूँ कि 2 लोग मान लेते हैं फ्रॉड कर देंगे। अब ये 2 लोगों पर मैं किस तरीके का रिस्क लिया हूँ वो डिपेंड करेगा। अब जैसे कि सरकारी बैंकों में क्या होता है, कोई घूस दे दिया, कोई ये दे दिया, कोई वो कर दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं किसी को यहाँ पर दोष नहीं दे रहा हूँ, इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, बस आप समझने की कोशिश कीजिए कि 400 रुपये पे भी अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत सस्ता है। लेकिन ये प्राइस बाजार में सम्मान नहीं पाने वाला है, इतना याद रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये 400 रुपये पे है, आज हमको सब कुछ दिख रहा है, और यहाँ पर CLSA हमको 560 का टारगेट भी दे रहा है। बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं। मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप इसी रेशियो में बढ़ाना चाहते हो स्टॉक को तो बिल्कुल ये 600 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए हमको दिखाई देंगे, क्योंकि जब ये 600 पे जाएंगे तब ये कितने गुना एचडीएफसी बैंक से सस्ते रहेंगे, 2.75 गुना, अभी 2.75 गुना वो अभी भी महंगा रहेगा, और उसी हिसाब से इनकी जो इनकम है तब कंपेरेबल होगी किससे, एचडीएफसी बैंक से। लेकिन उसके लिए इनको क्या क्या करने पड़ेंगे, अपने नेट एनपीएस को कंट्रोल करने पड़ेंगे, जो अन्य इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर इनको बढ़िया रिटर्न जनरेट मतलब उनको रिटर्न भी मिले उस पर। जैसे कि इन्होंने कहा था यस बैंक को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव साइड देख रहे हैं कि आने वाले समय में ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होगा। तो ये सारी चीज़ें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक वैल्यू पिक बनाती हैं इवन एट 400 लेवल। लेकिन बाजार में इस 400 लेवल को सम्मान नहीं मिलेगा, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ ये चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आप चार्ट पर चल के देखोगे टेक्निकल लेवल्स पे भी इतने भयंकर ऊपर स्टॉक जाने के बाद पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा, मतलब 95% केसेस में गैप फिलिंग के चांसेस होते हैं, यानी कि स्टॉक प्राइस आपको
355 तो हर हाल में मिलना ही मिलना है, भाग नहीं जा रही है आपकी ट्रेन। 355 बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैं ये 95 गलत नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी 80% तो आपको चांसेस हैं ही कि वापस वो आपको 355 इतना तो रेट दिखाएगा ही दिखाएगा, कोई इसमें संदेह नहीं है। ये जो गैप हुआ है बिल्कुल बाजार गैप फिल करती है, हमेशा फिल करती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है बाजार गैप फिल करती है। उसी गैप फिलिंग में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो। बाकी अगर आप हिस्ट्री जाकर देखोगे, यही स्टॉक 150 के आसपास अवेलेबल था, आज 400 के आसपास अवेलेबल है। बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ। अभी 300 पे अवेलेबल था, तब भी HDFC बैंक 1550 ट्रेड करता था, और फिर तो ये HDFC बैंक से बहुत 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 ज़्यादा सस्ते थे। ये हो गई कंपैरिजन की बात। अभी कुछ लोगों को लगेगा मैं सरकारी और प्राइवेट बैंक को क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, मैंने आपको एक मतलब डायमेंशन दिखाने के लिए कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, फेल ना HDFC बैंक होगा। टू बिग टू फेल बैंक्स नाम अगर आप जानते हो, इस टर्म को सर्च कीजिएगा, टू बिग टू फेल में कौन कौन आते हैं, तो HDFC बैंक भी आता है, अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आता है। तो ये दोनों में कैपिटल की दिक्कत आप छोड़ दीजिए, अन्य फंडामेंटल्स को अगर आप ट्रैक करने जाओगे तो ये दोनों ही बैंक जायंट हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं, उसको आप इग्नोर कीजिए। मैं NPAs की बात कर रहा हूँ और मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात कर रहा हूँ। HDFC बैंक का मैनेजमेंट एग्रेसिव था इस बार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी मैनेजमेंट एग्रेसिव कमेंट्री किया है। चीज़ों को उन्होंने जिस हिसाब से बताया है कि क्लोज टू वर्स्ट इज ओवर वाली सिचुएशन है, इसलिए बाजार में इनका स्टॉक प्राइस प्रीमियम पे चल रहा है। अभी भाग सकता है, भागने दीजिए। मैंने आपको गैप फिलिंग का कम से कम वेट करने को कहा है, उसके बावजूद भी खरीदूंगा या नहीं वो मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करता रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जो ये कंपेरिजन दिया ना, कुछ लोगों को ये कंपैरिजन जेन्युइन नहीं लगेगा, जेन्युइन इन द सेंस कि चलो यार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप HDFC बैंक जैसे बेहतरीन बैंक से कंपेयर कर रहे हो, तो ये बात नहीं होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि इतना बड़ा बैंक है, सस्ता क्यों अवेलेबल है। जैसे CLSA का टारगेट ही ले लीजिए, 560 का टारगेट दे रहे हैं, मैंने आपको कारण समझाया कि सस्ता है। आप यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं वो, वी बिलीव SBI स्टिल रिमेन्स अ डीप वैल्यू अपॉर्चुनिटी। अब आप सोच कर देखिए, डीप वैल्यू अपॉर्चुनिटी मतलब जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद कह रहा था कि हम वैल्यू अनलॉकिंग की प्रक्रिया जारी रखेंगे आने वाले समय में भी, और री रेटिंग जो स्टॉक की होगी, CLSA ये मानता है री रेटिंग कब होगी, जब बैंक अलग अलग डायमेंशन में अपने विंग्स को एक्सप्लोर करेगा, और इसीलिए इनको यहाँ पर डीप वैल्यू दिखाई देती है, इसीलिए CLSA का टारगेट 560 है। मैं तो कहता हूँ अगर इसको नॉर्मल जस्टिफिकेशन भी मिलना है अपने प्राइस के हिसाब से, जिस हिसाब से इनका NPA ज़्यादा भी है HDFC बैंक से, तब भी इनका प्राइस 600 रुपये के आसपास तो होना ही चाहिए। लेकिन बाजार में सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं देखा जाता, हाँ इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है। वैल्यू को लेना कौन चाहता है। जैसे कि सबको पता है कि एक 10,000 वाले स्मार्टफोन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है 1 लाख वाले आईफोन से, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। 10,000 वाले स्मार्टफोन में इतने काम आप कर सकते हो, उससे 10 गुना ज़्यादा काम आप आईफोन में नहीं कर पाओगे। लेकिन खरीदेगा कौन इसको, सबसे ज़्यादा फ़ोन बिकेगा आईफोन ही पूरी दुनिया में। क्यों बिकेगा आपको पता है, आपको सब पता है, आप सब समझदार हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे फिर से, अगर कोई सवाल हो तो नीचे पूछिएगा। आई होप मैंने आपको एक फेयर कंपैरिजन दिया है जिससे आप एक अलग डायमेंशन में जाकर सोच सको। आपको कैसी लगी वीडियो आप बताइएगा। हम मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।